वितान भाग एक। वितान भाग एक। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व द्वारा लिखित, राजस्थान की रजत बूंदी अनुपम मिश्र द्वारा, और आलो अंधारी में भी हलदार द्वारा। गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ इस पाठ के लेखक हैं कुमार गंधर्व। लता मंगेशकर के पिता का नाम लता मंगेशकर के पिता का नाम है दीनानाथ मंगेशकर। लता से पूर्व किस प्रसिद्ध गायिका का जमाना था? तो लता से पहले आशा भोसले, उषा मंगेशकर, नूरजहां या अनुराधा पौडवाल। तो नूरजहां का लता से पहले जमाना था। श्री विलायत खां किस क्षेत्र में दक्षता? हारमोनियम, सितार वादन, बांसुरी वादन या तबला वादन। तो वो सितार वादन में दक्षता वादन। लता जी की प्रसिद्धि का कारण है उन्होंने फिल्मी गीत गाए, शास्त्रीय संगीत का ज्ञान, मधुर स्वर या गानपन। तो प्रसिद्धि का कारण है गानपन। लता की चार चीजें बताई थी, उनमें से एक कानपन था, दूसरा था नादमय उच्चारण। तो लता के गाने की प्रमुख विशेषता इन चारों में से उच्चारण, ये ताल या आचरण, इन चारों में से तो नादमय उच्चारण ही सही। लता ने कौन सी लय के गीत बड़ी उत्कटता से गाए हैं? उन्होंने मध्य लय, द्रुत लय, विलंबित लय या करुण रस लय। तो द्रुत लय के गीत बड़ी उत्कटता से गाए हैं, ऐसे अपने लेखक बताते हैं। सामान्यतः लता ने कौन सी पट्टी में गीत गाए? सामान्यतः वो सामान्य पट्टी में, निम्न पट्टी, उच्च पट्टी या उच्च पट्टी। ये भी लेखक बताते हैं कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की राय रखी, जो कि लता ने करुण के साथ में न्याय किया है। शास्त्रीय संगीत में किस प्रकार के ताल का प्रयोग किया जाता है? परिष्कृत, सामान्य, निकृष्ट या ऊंची पट्टी। परिष्कृत ताल का प्रयोग किया जाता है। क्या? शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव क्या है? शास्त्रीय संगीत का चलित में गंभीरता, चपलता। गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है। भारतीय फिल्मों में किस संगीत के धुनों का अधिक प्रयोग किया जाता है? शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, पाश्चात्य संगीत या पिक्चर संगीत। लोक संगीत। पिछली बार हमने इस पर चर्चा की थी, तो ये उत्तर हमने फिर इसका देखा था। लोक संगीत। तो हमारे शास्त्रीय गायक किस प्रकार की वृत्ति वाले होते हैं? लालची, घमंडी, आत्मसंतुष्ट या निर्लोभी। आत्मसंतुष्ट वृत्ति के वो। चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत किस प्रकार का संगीत होता है? चित्रपट संगीत नीरस, लचकदार, गंभीर या स्थिर। तो ये लचकदार होता है। इन चारों ऑप्शन से संबंधित गीतों को किस प्रकार के संगीत धुनों के अंतर्गत रखा जा सकता है? लोक संगीत धुन, पाश्चात्य, शास्त्रीय या मिश्रित। तो लोक संगीत धुनों के अंतर्गत कृषि संबंधी किसी संबंधी गीतों को रखा जा सकता है। लेखक के अनुसार गाने की सारी मिठास किसके कारण आती है? सही धुन, सही शब्दावली, रंजकता या सही स्वर। तो रंजकता के कारण यह सारी मिठास आती है। लेखक के अनुसार लता जैसा कलाकार कितने समय बाद पैदा होता है? 10, 40, 50 या सदियों बाद पैदा होता है। इस पाठ का मुख्य लक्ष्य क्या है? लोगों में संगीत या गीत की रुचि उत्पन्न करना, लता जी का परिचय, शास्त्रीय संगीत की। तो इसका उद्देश्य लता जी का परिचय ही है। जब हम गौर से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सिर्फ परिचय देना ही, वो भी थोड़ा बहुत परिचय देना ही उद्देश्य। पर्जन्य का शब्द अर्थ क्या है? दूसरों का जन्म, अपने आप उत्पन्न, बादल, वर्षा। तो बादल पर्जन्य का शाब्दिक अर्थ। लता किस संगीत की अनभिषिक्त सम्राज्ञी है? शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, पाश्चात्य संगीत या चित्रपट। तो चित्रपट संगीत की इस पाठ में उनको अनभिषिक्त सम्राज्ञी कहा जाता है, कहा गया है। लेखक के अनुसार लता ने किस प्रकार के गानों के साथ न्याय नहीं किया? करुण रस के गानों के साथ लता ने न्याय नहीं किया, ऐसे अपने लेखक बताते हैं कि उन्होंने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक कौन है? कुमार गंधर्व इस पाठ के लेखक हैं। कुमार गंधर्व और लता से 5 साल बड़े थे। तो कुमार गंधर्व लता से कितने बड़े थे? आप मैसेज बॉक्स में एक बार डाल दीजिए। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? लता जी के व्यक्तित्व से परिचय कराना। लेखक ने लता मंगेशकर जी को क्या उपाधि दी है? चित्रपट संगीत की बेताज स्वर साम्राज्ञी की उन्होंने उपाधि दी। लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम है? पंडित दीनानाथ मंगेशकर। लेखक
कुमार गंधर्व ने लता की आवाज सबसे पहले कहाँ सुनी? रेडियो पर उन्होंने सबसे पहले आवाज सुनी। लता से पूर्व किस प्रसिद्ध गायिका का नूरजहां का जमाना था? विलायत का सितारों में जुड़े हुए हैं विलायत का। लता जी की प्रसिद्धि का कारण क्या है? उनके गानों में गानपन, गानों की मधुरता ही उनकी प्रसिद्धि का कारण है। लता जी के स्वरों की विशेषता क्या है? कोमलता, निर्मलता, मुग्धता, ये उनके स्वरों की विशेषता है। लेखक के अनुसार लता ने कौन से लेखक गीत बड़ी द्रुत लय के गीत बड़ी उत्कृष्टता से उन्होंने गाए हैं? सामान्यतः लता जी कौन सी पट्टी में, ऊंची पट्टी में गीत गवाए गए उनको? ताल किस रूप में पाया जाता है? परिष्कृत रूप में ताल पाया जाता है। चित्रपट संगीत का ताल कौन सी अवस्था का होता है? प्राथमिक अवस्था का ताल होता है। शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव क्या है? गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है। चित्रपट संगीत का ताल कौन सी अवस्था का होता है? ये प्राथमिक अवस्था का होता है। शास्त्रीय संगीत में ताल किस रूप में? परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म क्या है? जलद लय और चपलता ही चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म। चित्रपट संगीत में किसको अग्र स्थान दिया जाता है? सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। चित्रपट संगीत में कितने तालों का उपयोग किया जाता है? आधे तालों का ही उपयोग हो पाता है। भारतीय फिल्मों में किस संगीत की धुनों का अधिक प्रयोग किया गया है? लोक संगीत की धुनों का भारतीय फिल्मों में। त्रिवेणी संगम का क्या अर्थ है? स्वर, लय और शब्दार्थ ही त्रिवेणी संगम का अर्थ है। हमारे शास्त्रीय गायक किस प्रकार की वृत्ति वाले होते हैं? आत्मसंतुष्ट वृत्ति के। कृषि संबंधी गीतों के किस प्रकार के संगीत धुनों के अंतर्गत रखा जाता है? लोक संगीत धुनों के अंतर्गत इनको रखा जाता है। लेखक के अनुसार गाने की सारी मिठास किस कारण आती है? रंजकता के कारण गाने की सारी मिठास आती है। लेखक के अनुसार लता जैसा गायक कलाकार कितने समय बाद पैदा होता है? सदियों बाद ऐसा कलाकार पैदा होता है। लेखक के अनुसार हमारा क्या सौभाग्य है कि लता मंगेशकर को साक्षात हम देख पा रहे हैं। चित्रपट संगीत में लता को अतुलनीय क्यों कहा जाता है? श्रोताओं को मुक्त कर देने वाले उनके स्वरों की निर्मलता, कोमलता और मधुरता के कारण ही लता को अतुलनीय कहा जाता है। चित्रपट संगीत की लता अनभिषिक्त सम्राज्ञी है। यहाँ पर अनभिषिक्त का मतलब होता है बेताज बादशाह। बेताज, बेताज। लेखक ने चित्रपट संगीत का पर्याय किसे माना है? लता मंगेशकर को चित्रपट संगीत का पर्याय माना है। चित्रपट संगीत का क्या अर्थ है? फिल्म संगीत। चलचित्र के संगीत चित्रपट संगीत कहा जाता है। लेखक कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका क्यों कहा है? उनके गानों में गानपन यानी मधुरता के कारण, उनके गानों की दुनिया भर में लोकप्रियता के कारण। लता मंगेशकर जी का जन्म कब हुआ? 28 सितंबर 1929 को लता मंगेशकर का जन्म होता है और मृत्यु 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर की मृत्यु होती है। इधर 6 फरवरी इनकी मृत्यु की तारीख है। उधर अपने यशोधर बाबू की शादी जो होती है ना, वो 6 फरवरी को ही होती है। राजस्थान की रजत बूंदे, राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्र द्वारा रचित पाठ राजस्थान की रजत बूंदे। राजस्थान के पाठ के लेखक है अनुपम मिश्र। कुएं की कितनी गहराई की खुदाई हो चुकी थी? जैसे ही पाठ शुरू होता है तो हम पढ़ते हैं कि कुएं की 30-35 हाथ की खुदाई हो चुकी होती है। 30-35 हाथ की खुदाई। कुएं शब्द का मतलब क्या है? खुला स्थान, गहरा स्थान, छोटा सा कुआं या गहरा कुआं? तो ये छोटा सा कुआं ही है। छोटा सा कुआं ही कुएं है। क्या ये गहरी भी होती है या नहीं? कुएं गहरी हो सकती है। कुएं की खुदाई किससे की जाती है? कुएं की खुदाई फावड़े, हत्थी, दराती या बसोली से कुएं की खुदाई की जाती है। बसोली से कुएं की खुदाई की जाती है। चिलवन जी अपने सिर पर किस प्रकार का टोप पहनते हैं? कांसे का, पीतल का, किसी अन्य धातु का? तो हम्म, इसका सही उत्तर बताइए। चिलवन जी अपने सिर पर किस धातु का टोप पहनते हैं? कांसा, पीतल या उपरोक्त कोई नहीं इसका उत्तर दे रहा है। सही उत्तर मैसेज बॉक्स में आप डालिए कि किस धातु का वो टोप पहने रहते हैं। दोनों, तीनों का, पीतल, सभी का, उपरोक्त में से कोई एक? हाँ, तो उपरोक्त में से कोई, तीनों का नहीं, दो ही तो है, किसी का भी। हाँ, तो यहाँ पे वो गलत, वो किसी का भी। अच्छा, किसी अन्य धातु, इस तरह तीन आ गए। ओके। चेलवांजी का शाब्दिक अर्थ है? तो चेलवांजी का शाब्दिक अर्थ है चेजारो, निहारो, पुचकारो, पुकारो। चेजारो, चिनाई का काम करने वाले को ही चेलवांजी कहा जाता है। कुएं की गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग मुट्ठी भर भर कर नीचे क्या फेंकते हैं? तो रेत फेंकते हैं वो मिट्टी भर भर के, ताकि गर्मी कम हो रहने वाले व्यक्ति को, उसके साथ साथ हवा चली जाए। बड़े कुओं में पानी कितनी गहराई तक मिलता है? तो बड़े कुओं में 150-200 हाथ
200 300 हाथ, 100, 150 200 हाथ होता है, 150 200 हाथ, 150 200। बड़े कुओं के पानी का स्वाद कैसा होता है? तो इस पार्ट में है, ये बड़े कुओं के पानी का स्वाद मीठा नहीं मिलता, इसलिए तो वहां पे कुएं बनती है। तो बड़े कुओं के पानी का स्वाद खारा रहता है। तो बड़े कुओं के पानी का स्वाद खारा रहता है। ये बड़े कुएं आ गए, इनके पानी का स्वाद खारा रहेगा गहराई में। इधर ये कुएं आ गई, कुएं यहीं तक है, कुएं के पास ये खड़िया पट्टी है, खड़िया पट्टी का पानी जो है वो कुएं निकाल रही है, ये मीठा है। नीचे खारा पानी है, खारा था तभी तो कुएं की आवश्यकता पड़ी। बड़े कुओं के पानी का स्वाद कैसा होता है? खारा होता है, खारा। सबका नहीं, यहाँ राजस्थान में इस एरिया में जहाँ कोई बनाई गई उनका बात। जहाँ लगाव है वहां अलगाव भी होता है। ये एज इट इज शब्द उठा लिया गया है, अलगाव। जहाँ लगाव है वहां अलगाव भी होता है। मरुभूमि के विकसित किए गए समाज ने वहां उपलब्ध पानी को कितने रुपए में बांटा है? तो वहां उपलब्ध 4 5 7 या 3, तो वहां उपलब्ध पानी बांटे गए हैं 3 रूपों में। उपलब्ध पानी के कितने रूप हैं? 3। पालर, पाताल और रिसाड़ी। पालर पानी जो बरसात का पानी ऊपर बह रहा है नदी तालाबों में, वो पालर हो गया। पाताल पानी जो एकदम नीचे चला गया, जो कुओं के भूजल में मिल गया ना, वो जो कुओं सबमर्सिबल मोटर वगैरह के द्वारा निकाला जाएगा वो। और रेजाड़ी पानी जो बीच में खड़िया पट्टी आने से ऊपर रह गया। और ये रेजाड़ी पानी किससे निकाला जाएगा? कुएं से निकाला जाएगा। कुएं और खड़िया पट्टी। वर्षा की मात्रा नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वर्षा की मात्रा नापने के लिए रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है, रेजा का। 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का केवल एक घेरा बनाने के लिए लगभग कितना लंबा रस्सा चाहिए? तो 15 याद रख लीजिएगा, 15। 15। कुई के पानी को साफ रखने के लिए उसे किस धातु के बने ढक्कन से ढका जाता है? लोहा, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी। लकड़ी के बर्तन से, ढक्कन से ढका जाता है। गहरी कुई से पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर लगी चक्री को क्या कहते हैं? चक्री को गरेड़ी कहते हैं। ठीक है। फिर परचर ये भी कहते हैं, वही कहते हैं। नहीं नहीं, फरेडी भी कहते हैं। ये तीनों ही कहते हैं, चरखी, फरेडी, गरेड़ी। जैसलमेर जिले के एक गांव खड़ेरों की ढाणी को अन्य किस नाम से जानते हैं? 3 BC, 5 BC, 6 BC। 6 BC नाम से जानते हैं, क्यों जानते हैं? 6 × 20 120। इस पाठ के लेखक है अनुपम मिश्र। पाठ का नाम है राजस्थान की रजत बूंदे। रजत बूंदे कहाँ से प्राप्त की जाती है? कुएं से या कुओं से? तो कुएं से प्राप्त की जाती है। कुएं शब्द का अर्थ क्या है? कम व्यास का बहुत ही छोटा सा कुआं। का मतलब क्या है? इसकी गहराई भी कम होती है, गहराई थोड़ी सी इसकी ज्यादा हो सकती है, बहुत ज्यादा तो नहीं ही होती। कुएं का व्यास छोटा क्यों रखा जाए? तो ताकि कम मात्रा का पानी ज्यादा फैले नहीं, ज्यादा नहीं फैलेगा तो निकालने में सुविधा रहेगी, ऊपर आसानी से निकल जाएगा, एक भाप बनकर उड़ेगा भी नहीं, और एक ढकना आसान होगा उसको। कुएं का पानी कैसा होता है? मीठा और पीने योग्य होता है। कुएं के पानी को क्या नाम दिया जाता है? रेचाड़ी पानी नाम दिया जाता है। कुएं खुदाई करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तेजारो कहा जाता है, चेलवांजी भी उन्हीं को कहा जाता है। राजस्थान के किन इलाकों में जहाँ खड़िया पत्थर की पट्टी मिलती है ना, वहीं पर कुएं बनाई जाती है। रेत की सतह से लगभग कितने हाथ नीचे खड़िया पत्थर मिलता है? तो 10 15 हाथ से मिलना शुरू हो जाता है, और 50 60 हाथ तक ये मिलता रहता है। कुएं की कितनी खुदाई हो चुकी थी? 30 35 हाथ कुएं की खुदाई हो चुकी थी। कुएं की खुदाई किससे की जाती है? बसोली से की जाती है। कुआं क्यों बनाया जाता है? भूजल को पाने के लिए कुआं बनाया जाता है। राजस्थान में कुओं के पानी का स्वाद कैसा होता है? खारा होता है। चेजारो अपने सिर पर किस प्रकार का टोप पहनते हैं? कांसे, पीतल या अन्य किसी भी धातु का वो टोप पहनते हैं। कांसे का, पीतल का, अन्य किसी भी धातु का वो। कुएं की गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग मिट्टी भरकर क्या फेंकते हैं? रेत फेंकते हैं। बड़े कुओं में पानी कितनी गहराई से 100 150 हाथ तक निकलता है? राजस्थानी समाज ने वहां उपलब्ध पानी को कितने रुपए में बांटा है? 3 रुपए में बांटा है। तीनों रुपए का नाम बता दिया, पालर, पाताल और रेजाड़ी पानी। और पानी की मात्रा नापने के लिए रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है, रेजा या रेजो। कुएं की चिनाई के काम को कौन करते हैं? तेजारो करते हैं। तेजारो जो काम करते हैं उसको तेजो कहा जाता है, चिनाई के काम को भी तेजो ही कहा जाता है। जहाँ ईंट की चिनाई से कुएं की मिट्टी नहीं रुकती, वहां कुएं को किससे बांधा जाता है? खींप की रस्सी से बांधा जाता है। खींप भी नहीं मिलती, वहां आग की रस्सियां भी होती है, कैर कैर होता है, बण बण होता है। 5 हाथ के व्यास की कुएं में जैसे 5 हाथ आएगा तो 15 हाथ लंबा हो जाएगा। ये रस्सी कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। कुछ जगहों पर कुएं के भीतर की चिनाई किन पेड़ों की लकड़ी? अरणी हो गया, बड़ बाबल हो गया, कुमट हो गया, आग की लकड़ी हो गई। आज प्रथा क्या है?
कुएं खोदने वाले को वर्ष भर सम्मानित करने की एक प्रथा का नाम क्या है? आज प्रथा। आज प्रथा किसे कहते हैं? वर्ष भर उनको सम्मानित किया, किनको? जो कुएं खोदते हैं उनको, उनका नाम चीज है। कुएं के पानी को साफ रखने के लिए उसे किससे ढका जाता है? लकड़ी के ढक्कन से ढका जाता है। कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है? छोटी बाल्टी और चरस के माध्यम से पानी निकाला जाता है। चरस किससे बनाए जाते हैं? मोटे कपड़े या चमड़े से भी बनती है। चरस के मुंह पर क्या लोहे का वजनी कड़ा बांधा जाता है? क्यों बांधा जाता है? ताकि वो डूब सके और पानी उसमें समा सके, भर सके। गहरी कुएं से पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर लगी छतरी को क्या कहते हैं? घिरनी, गरेड़ी, चरकी और फरेड़ी। घिरनी, गरेड़ी, चरकी और फरेड़ी। कोई जिस क्षेत्र में बनाई जाती है वह जमीन किसकी होती है? गांव समाज की सार्वजनिक जमीन वो होती है। कोई पर किसका अंकुश लगा रहता है? गांव समाज का अंकुश लगा रहता है। खड़िया पत्थर की पट्टी राजस्थान के किन लगाव में अधिक मिलती है? चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। खड़ेरों की ढाणी कितनी कोई आती है? 120 कोई है। जैसलमेर खड़ेरों की ढाणी गांव को लोग किस नाम से जानते हैं? छबीसी नाम से इस गांव को लोग जानते भी हैं। आलो अंधारी, बेबी हालदार। आलो अंधारी का मतलब क्या है? अंधेरे का उजाला, उजाला। आलो अंधारी पाठ के रचयिता है बेबी हालदार। और ये बांग्ला में लिखा गया, बांग्ला चीज का फिर हिंदी अनुवाद किया। हिंदी अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम है प्रबोध कुमार। प्रबोध कुमार ने हिंदी अनुवाद किया। बेबी हालदार के कितने बच्चे हैं? तो बेबी हालदार के हैं 3 बच्चे। 2 है लड़के और 1 है लड़की। बेबी हालदार को काम दिलाने में किस युवक ने मदद की? तो बेबी हालदार को काम दिलाने में सुनील नाम के युवक ने मदद की। सुनील जो है वो ड्राइवर है और मोटर चलाता है। यही पहली बार मिलवाने लेके जाता है बेबी को तातुश से। जब तातुश से मिलवाने ले जाता है तो वहाँ 35 से 40 साल की एक विधवा महिला पहले से ही काम कर रही होती है, जिसको 800 रुपए पर मंथ सैलरी मिल रही होती है। और वो बांग्ला लड़की होती है, बांग्ला महिला होती है। जैसे ही बेबी को वहां नौकरी मिलती है तो उसको निकाल दिया जाता है, तो वो गालियां देती हुई वहां से चली जाती है। सुनील पहली बार तो ऐसे मिलवाने ले जाता है, फिर कुछ दिनों बाद सुनील दोबारा 2 बार आता है कहानी में। दोबारा भी आता है ये सहायता। दोबारा किसी के द्वारा पता चलता है कि बेबी ने अपना घर बदल लिया। पता चलता है, तातुश को पता चलता है। महत्वपूर्ण पात्र है सुनील। भोलादा भी है। भोलादा एक मुसलमान युवक है। जब बेबी को घर से निकाल दिया जाता है तो उस समय भोलादा बेबी की सहायता। बेबी हवलदार से पहले तातू के घर में काम करने वाले को कितना मिलता था? तो ये हो गया अपना 800 रुपये मिलता था। बेबी हवलदार से पहले तातू के घर में उम्र कितनी थी? 35 से 40 साल उम्र थी। बेबी हवलदार कितना पढ़ी लिखी थी? बेबी हवलदार 7वीं तक पढ़ी लिखी थी। तातुस के बच्चे तातुस को क्या कहकर बुलाते थे? तातुस के बच्चे तातुस को तातुस ही कहते थे। तो अब बेबी भी क्या कह के बुलाने लगे? वो भी तातुस। तातुस के कितने बच्चे थे? तातुस के ये 3 बच्चे थे। ये 3 वाला कॉम्बिनेशन चारों तरफ ही है। इसके भी 3, इनके भी 3। और तातुस। बेबी हवलदार के किराए के घर में कुल कितने सदस्य रहते हैं? 1 2 3 4। 2 सदस्य रहते हैं, 3। तातुस के परम मित्र का नाम है। परम मित्र का नाम क्या है? कहीं भी परम मित्र का नाम पूरे उसमें आता ही नहीं है। जेठू नाम बेबी ही देती है। क्यों देती है? क्योंकि जेठू जो है ना तातुस से 1 साल बड़े है। तो तातुस से 1 साल बड़े हैं, तो वो खुद ही तातुस कहते हैं देख लो भाई, तुम्हें जो लगे वो नाम दे दो। तो जेठू फिर वो उनको नाम दे देती है। इसके अलावा पाठ हो जाता है खत्म। शर्मिला दी का जिक्र भी आता है। शर्मिला दी एक ऐसी महिला है जो बहुत पढ़ी लिखी महिला है, बहुत समझदार महिला है। और वो बेबी को से दोस्त की तरह ही बर्ताव करती है। उनकी एक किताब भी छप चुकी है और वो मिलकर खूब बातें करना चाहती है। दोनों सजने धजने संवरने की बहुत सारी बातें आपस में कर रही होती है। हालांकि बेबी को सजना पसंद नहीं है, तो शर्मिला दी आती है। इसके अलावा आनंद नाम के एक व्यक्ति भी पाठ में आते हैं जो बेबी का उत्साह बढ़ाते हैं। रमेश बाबू भी आते हैं जो बेबी का उत्साह बढ़ाते हैं। और रमन दा एक प्रमुख पात्र आते हैं। रमन दा तातुस के बेटे नहीं है। रमन दा तातुस के एक बेटे के दोस्त है, अर्जुन दा के। पर रमन दा से जुड़ी हुई 3 4 कहानियां हैं, अगर वहां से प्रश्न बनता है तो। एक तो रमन दा बेबी का हालचाल ज्यादा जानते हैं, पूछते हैं, उसकी बेटी से बातचीत करते हैं और उसकी बेटी को बेटा समझ रहे होते हैं। फिर एक दिन गुड़िया से खेलते हुए देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यार ये तो बेबी की बेटी है। एक तो ये घटना उनके साथ घटती है। दूसरा, वो बेबी को कई काम की और ज्ञान की बातें बता रहे होते हैं, वो रमन दा ही होते हैं। तीसरा,
उल्टी प्लेट में खाना रमणदाई खाते हैं और फिर वो जोर जोर से हंस रहे होते हैं। आलो अंधारी पाठ की लेखिका हो गई बेबी हालदार। रमणदा के अलावा सुखदीप दा भी है, पर वो भी तातुस के बेटे नहीं है, तातुस के बेटे के दोस्त हैं। आलो अंधारी किसकी आत्मकथा है? बेबी हालदार की आत्मकथा है। आलो अंधारी मूल रूप से किस भाषा में? बांग्ला में लिखी गई। अनुवादक कौन है? प्रबोध कुमार जी है। इसका अर्थ क्या है? अंधेरे का उजाला। किस उम्र में बेबी की शादी हो जाती है? 13 वर्ष की उम्र में उनकी शादी। बेबी के पिता का व्यवसाय वैसे देखा जाए तो क्या है? तो फौजी होते हैं, रिटायर्ड फौजी। बेबी हलदार कौन सी कक्षा में पढ़ी थी? 7वीं कक्षा तक। बेबी हलदार के कितने बच्चे हैं? तीन, दो लड़के एक लड़की। पति के साथ कहाँ रहती थी? दुर्गापुर में रहती थी बेबी हलदार। दुर्गापुर छोड़ने पर बेबी हलदार किस शहर में आकर रहने लगी? तो फरीदाबाद, हरियाणा का फरीदाबाद। घर टूटने पर बेबी हलदार की मदद किसने की? तो भोला दा ने मदद की थी। ये मुस्लिम युवक था। बेबी हलदार को तातुस के घर काम दिलाने में मदद की थी सुनील ने। बेबी हलदार को जेठू ने कुल 3 चिट्ठियां लिखते हैं जेठू, और बड़ा मोटिवेट कर रहे होते हैं, बड़ा प्रेरणा दे रहे होते हैं कि और लिखा करो। अन्नपूर्णा देवी का भी जिक्र आता है। अन्नपूर्णा देवी की एक किताब का भी जिक्र आता है। किताब होती है आचार, ऐसा कुछ किताब का नाम होता है। बीबी हलदार से पहले तातुस के घर में काम करने वाली महिला को 800 रुपये महीना मिलता। बीबी हलदार से पहले उनकी उम्र थी 35-40 साल। वो महिला विधवा थी। तातुस की लेखिका के बच्चे क्या तातुस ही बोलाते थे। तातुस का मतलब होता है पिता समान व्यक्ति। तो पिता ही था उनका, फिर भी उनको पिता समान व्यक्ति मतलब पिता ही। तातुस कौन थे? बीबी हलदार के नए मालिक, जिनके यहाँ घरेलू नौकरानी का कार्य वो किया करते थे। तातुस के भी 3 बच्चे थे। तातुस के छोटे लड़के का नाम है अर्जुन। अर्जुन था। जेठू कौन थे? तातुस के मित्र। जेठू का अर्थ क्या होता है? पिता का बड़ा भाई। बेबी हालदार के बड़े लड़के कौन ले गए? पड़ोस के लोग बड़े लड़के को लेकर चले गए थे, वो वहीं पर काम करता था, परेशान सा था कुछ। और फिर तातुस ढूंढ ढांड के उसे वापस मंगवा लेते हैं फोन से बात करके। बेबी हालदार को पार्क में जो लड़की मिली थी, हाँ, सुनीति की भी एक कहानी आती है। सुनीति नाम की एक लड़की है, 20-22 साल की लड़की है, कुंवारी लड़की है। बेबी को मिलती है पार्क में, एक बच्चे को घुमाने आती है। उसकी भी बचपन में माता पिता का साया उठ जाता है। सुनीति से अच्छी दोस्ती हो जाती है बेबी की, लेकिन संपर्क सूत्र या ज्यादा जानकारियां वो ले नहीं पाती है और जुड़ जाती है। इस तरह सुनीति से दोबारा मुलाकात होती नहीं है। दिखने में ये दिखती है नेपाली जैसी, लेकिन नेपाली है नहीं, है बांग्ला लड़की ही। जेठू ने कौन सी लेखिका के बारे में बताकर बेबी हालदार को लिखने के लिए प्रेरित किया? तो आशा पूर्णा देवी का जिक्र आता है कि वैसे वो भी ऐसे ही लिखा करती थी। बेबी हालदार के लेखन की तुलना किससे की गई? आशा पूर्णा देवी से की गई। बेबी हालदार अपना ज्यादा लेखन किस समय करती थी? तो रात में ही करती थी। पत्रिका में बेबी हालदार की रचना किस शीर्षक से छपती है? आलो हालदार। सजने संवरने के बारे में बेबी की क्या राय थी? उन्हें बचपन से ही सजने संवरने का शौक नहीं था। तातुस बेबी लेखिका के आने पर खुश क्यों हो जाते थे? क्योंकि वो लेखिका को बेटी की तरह मानते थे, इसलिए वो खुश हो जाते थे। और इस तरह से अपना यह पाठ भी हो जाता है।